सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में। दोस्तों, टीचिंग मेथड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से। जो आपका सिलेबस है, चाहे आपका डीएलएड का एग्जाम हो, बीएड का एग्जाम हो या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें टीचिंग मेथड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि आप आगे चल के आप अध्यापक बनोगे तो आपको टीचिंग के मेथड्स पता होने चाहिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड्स का आप यूज कर सकते हैं, जिससे जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए। बच्चे आपकी लैंग्वेज को, बच्चे आपके पढ़ाने के मेथड को आसानी से ग्रहण कर ले, समझ ले। तो इसको कौन कौन से मेथड है इंग्लिश विषय को पढ़ाने के लिए, यहाँ पर हम 4 जो मुख्य मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चारों ही मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से, और ये सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कोई भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम होगा तो निश्चित रूप से इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट मेथड दिया है, तो हम आज डायरेक्ट मेथड को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। दोस्तों, डायरेक्ट नाम से पता चल रहा है कि इंग्लिश विषय को डायरेक्ट पढ़ाना है, डायरेक्ट इंग्लिश ही पढ़ाना है। तो इंग्लिश विषय को पढ़ाना है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये डायरेक्ट मेथड है, ये मुख्य रूप से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इंग्लिश मीडियम स्कूल कहने का मतलब यही होता है कि अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहां पर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करना है। सारी बुक्स तो इंग्लिश में होंगी ही, लेकिन आपको स्कूल में भी इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करना है। बस अगर ये चीज आप समझ गए तो बस वही चीज है ये। आपको ये जानना है कि डायरेक्ट मेथड की ओरिजिन कहाँ है, यानी कि जन्म कहाँ है उसका, तो ये हुआ है फ्रांस में। प्रिंसिपल इसका कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। इसका एम क्या है? इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी कि जो भी चीजें हम बोलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे, अदरवाइज और किसी लैंग्वेज का हम इसमें यूज नहीं करेंगे डायरेक्ट मेथड में। अब देखिए, इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटेंस होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डायरेक्ट मेथड की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है सेंटेंस। अब मेथड, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है कि जो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड है, इसको पढ़ाने के लिए आप इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल से, उदाहरण से हम जाएंगे नियम की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने पढ़ा इंडक्टिव मेथड को हिंदी में आगमन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर आगमन विधि का प्रयोग करके इस डायरेक्ट मेथड को टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है मेन फोकस। मेन फोकस किस पर होता है? मेन फोकस होता है यहाँ पर स्पीकिंग एंड लिसनिंग, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी यही होता है, स्पीकिंग पर अधिक जोर दिया जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो डायरेक्ट मेथड है इसका मेन फोकस क्या होता है। तो इसका मेन फोकस ये होता है कि बच्चों को बोलना और सुनना, इंग्लिश विषय को अच्छे से समझना और बोलना आ जाए। तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये इसका मेन फोकस होता है। अब चलिए डायरेक्ट मेथड के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। डायरेक्ट मेथड इज नेचुरल मेथड, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड है, अगर स्कूल में क्लास में टीचर आए हैं इंग्लिश के, तो इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश क्लास में भी वो जो एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे वो इंग्लिश टू इंग्लिश का ही बना के रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बिकॉज टीचर टीचेस इंग्लिश टू इंग्लिश, इसलिए ये क्या है, ये जो मेथड है ये नेचुरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लिश विषय है, टीचर इंग्लिश विषय को पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश में ही सारी चीजें बोल रहे हैं, तो इसलिए ये नेचुरल मेथड हो गया। अब देखिए, बेस्ड ऑन एजम्पशंस, यानी कि ये जो मेथड है ना, ये कल्पनाओं पर आधारित होता है मैक्सिमम टाइम पर। अब यहाँ पर देखिए, इट डेवलप्स एज अ रिएक्शंस टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों, यहाँ पर ये डेवलप करता है रिएक्शंस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। डायरेक्ट मेथड में कोई भी चीज जो टीचर पढ़ाते हैं, वो जैसे मान लीजिए एक संतरा रखा है टेबल पर, तो उसको वो पूरी चीज इंग्लिश में बताएंगे। दिस इज ऑरेंज, इट्स कलर इज ऑरेंज, इट इज अ फ्रूट, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ये पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश में बोलेंगे। तो इस तरीके से
वो हिंदी बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, यानी कि अदर लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे क्लास में, केवल इंग्लिश टू इंग्लिश ही यूज करेंगे। तो यही होता है डायरेक्ट मेथड का थीम। अब चलिए, अब देखते हैं कि क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्योंकि किसी चीज की अगर अच्छाई होती है तो कुछ खराबी भी होती है। लेकिन हमको सबसे पहले अच्छाई पर ध्यान देना है कि किसी चीज से हमको अच्छा क्या मिल रहा है। तो डायरेक्ट मेथड के क्या मेरिट्स हैं, ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मेरिट क्या है? मेरिट का मतलब क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या गुण है मेरिट, यानी कि डायरेक्ट मेथड के क्या क्या गुण है। इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कि जैसे टीचर किसी भी चीज के बारे में पढ़ाएंगे तो उस चीज को वो क्लास में प्रेजेंट करके पढ़ाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हो क्लास में, जैसे मान लीजिए किसी पौधे के बारे में, किसी पेड़ के बारे में बताएंगे, तो वो पेड़ या वो पौधा गमले में होना चाहिए, क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए, और उसके एक एक पार्ट के बारे में, उसकी पत्तियां कहाँ पर हैं, उसकी पत्तियों का यूज क्या है, उसकी जड़ों का क्या यूज है, इसके फूलों का क्या यूज है, फूल किस कलर के हैं और ये किस किस काम आ सकते हैं। तो इन सभी चीजों को वो टीचर इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे टीचर, जो भी चीज पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे क्लास में, उसका ऑब्जेक्ट क्लास में होना चाहिए, यानी कि वो चीज क्लास में वो लेकर के आएंगे तब बच्चों को समझाएंगे। इस तरीके से डायरेक्ट मेथड में पढ़ाई होती है और उन सभी चीजों को वो इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करेंगे, कुछ भी हिंदी नहीं यूज करेंगे। अब देखिए, हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन। अब चूंकि टीचर हर चीज को प्रेजेंट करके क्लास में पढ़ाएंगे तो उसके लिए उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी। कोई भी नया टॉपिक होगा तो उसके बारे में उनको रिसर्च करनी पड़ेगी, उनको उसके लिए ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, हर चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। तो टीचर को कहीं ना कहीं हार्ड वर्क अधिक करना पड़ेगा। अब देखिए, आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी एक दूसरे से पूछते हैं टीचर। जैसे टीचर क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, और बच्चों को जो चीज नहीं समझ में आती है वो टीचर से पूछ सकते हैं। तो ये होता है आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर के बीच में क्वेश्चंस भी पूछते हैं टीचर, और वो भी इंग्लिश में। चूंकि ये डायरेक्ट मेथड है तो हिंदी किसी भी और भाषा का यूज नहीं करेंगे, केवल इंग्लिश का ही यूज करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का मतलब है जब टीचर क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ा लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी करवाएंगे। अब देखिए, फुल ऑफ एक्टिविटीज। चूंकि ये जो मेथड है, मैंने बताया कि जो भी टॉपिक टीचर पढ़ाएंगे उसको वो क्लास में उपस्थित करके पढ़ाएंगे, और इस तरीके से जो क्लास होगी वो क्या होगी, एक्टिविटीज से फुल होगी। बच्चे एक्टिविटीज भी बच्चों से कराया जाएगा, जिससे जो उनकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर है, स्पीकिंग एक्टिविटी है, वो अच्छी हो जाए, और वो जो इंग्लिश विषय है, जो इंग्लिश भाषा है, उसको वो अच्छे से बोल सके। अब देखिए, डिक्टेंशन। डिक्टेंशन का मतलब जैसे अगर टीचर कोई वर्ड बोल रहे हैं, जैसे इसका जो थीम है वो यही है इस डायरेक्ट मेथड का, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो टीचर बोल रहे हैं यानी कि स्पीक कर रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें डिक्टेंशन का अहम रोल है। डिक्टेंशन को हिंदी में इमला बोलते हैं या श्रुतलेख बोलते हैं। इसके बाद है रीडिंग अलाउड, मतलब क्लास में रीडिंग अलाउड होती है। इसके अलावा स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन या करेक्टेड, जो भी चीजें होती हैं क्लास में, जब टीचर लेक्चर को बोलते हैं, समझाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बच्चों का जो गलतियां होती हैं, बच्चे अपनी खुद की गलतियों को पकड़ लेते हैं कि हाँ, जब टीचर पढ़ाते हैं बोल बोल करके, तो बच्चे भी जब उसको बोल करके पढ़ते हैं, स्पीक करते हैं चीजों को, जब उच्चारण करेंगे आप, तो क्या करेंगे, तो आपको अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ कि कौन सा वर्ड हम सही उच्चारित कर रहे हैं, कौन सा नहीं उच्चारित कर रहे हैं। तो बच्चे इससे सेल्फ करेक्शन भी अपना कर लेते हैं। इसके बाद है ग्रामर टॉट यूज नॉट बाय रूल्स, यानी कि इस मेथड में, जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें ग्रामर जो होता है, ग्रामर को कोई रूल नहीं है सिखाने का। मतलब आप इंग्लिश बोल रहे हो, आपका ग्रामर गलत जा रहा है, आप इज एम आर का सही से यूज कर रहे हो कि नहीं, डूडस का यूज सही से कर रहे हो कि नहीं, इसमें कोई भी मतलब नहीं है इस मेथड में आपका इन सब चीजों से। यानी कि आप ग्रामर का सही यूज कर रहे हैं कि नहीं, आप आर्टिकल का प्रयोग सही से कर रहे हैं कि नहीं, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग सही से कर रहे हैं कि नहीं,
ग्रामर का कोई रोल ही नहीं है, आपको जो भी समझ में आ रहा है आप वो बोलते जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड में। तो इसमें कोई रूल का महत्व नहीं होता और आप लोग को अच्छे से पता है कि हमारे देश में हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें ग्रामर का कितना रोल होता है। ग्रामर के साथ हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए इसके क्या डीमेरिट्स हैं डायरेक्ट मेथड की। जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज की कुछ अच्छाई होती है तो कुछ कमियां भी होती हैं। तो कमियां भी यहाँ पर आपको देखनी है क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है, मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑन फोकस, यानी कि अभी जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि स्पीकिंग, बोलने पे अधिक ध्यान देता है कि इंग्लिश आप बोलो और सुनो, बोलो और सुनो। तो बोलने और सुनने की वजह से जो रीडिंग और राइटिंग यानी कि पढ़ना और लिखना होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है इसमें डायरेक्ट मेथड में। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों होता है? एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि कोई भी टॉपिक टीचर पढ़ाएगा तो उसका ऑब्जेक्ट लेकर के क्लास में आएगा। अब ये सारे स्कूलों में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लास में लेकर के आ रहा है, टीएलएम लेकर के आ रहा है, तो उसके लिए उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जरूरी नहीं कि हर टीचर अपनी जेब से पैसे खर्च करके लेकर के आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो मेथड होता है ये एक्सपेंसिव भी होता है डायरेक्ट मेथड। इसके अलावा टाइम टेकिंग भी होता है, आपको समय अधिक खर्च करना पड़ता है। कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय इसमें लगता है कि हाँ हमको कैसे ऑब्जेक्ट ढूंढ करके लाना है, कैसे उसको क्लास में प्रेजेंट करना है, तो टाइम टेकिंग भी होता है। ओवर क्राउडेड क्लासेस आर नॉट अलाउड, चूंकि ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे ज्यादा ध्यान देता है। तो अगर एक साथ पूरे क्लास में सभी बच्चे बोलने लगेंगे, अगर अधिक संख्या होगी क्लास में बच्चों की, तो ये मेथड वहां पर काम नहीं करेगा, यानी कि बच्चों की संख्या कम होनी चाहिए। इसके अलावा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये जो लैंग्वेज ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड ये सभी बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि सभी चीजें इंग्लिश टू इंग्लिश में टीचर बोलते हैं, हिंदी किसी भी भाषा का अदरवाइज यूज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं सारे बच्चों के लिए ये आसान नहीं होता है। अब देखिए, दिस मेथड इज नॉट अपॉइंटेड इन इंडियन स्कूल, यानी कि ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड इसका यूज इंडियन स्कूल्स में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में सभी लोगों को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती नहीं है और अगर इंग्लिश के टीचर आएंगे सारी चीजें इंग्लिश में बता करके चले जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया क्लास में, और समझ में नहीं आया तो फिर टीचर के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो डायरेक्ट मेथड है इसका प्रयोग इंडियन स्कूल्स में नहीं किया जाता है। अब देखिए, ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड, चूंकि जब अंडरस्टैंड ही नहीं हो पाएगा बच्चा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, सारी चीजें टीचर इंग्लिश में बोल करके चले गए और जब बच्चा सेटिस्फाई ही नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं उसको समझ में भी नहीं सही से आया। सेटिस्फाइड तभी होगा बच्चा जब उसको सही से अंडरस्टैंड होगा, वो सारी चीजों को जो टीचर ने बताया वो समझ पाएगा, तभी वो अंडरस्टैंड होगा। तो इस तरीके से ये जो मेथड होता है इसमें बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और बच्चों को समझने में भी कठिनाई होती है और ये सभी इंडियन स्कूल्स में इस मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हो गई डीमेरिट्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आसानी से सब समझ में आया होगा कि इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या क्या इसकी अच्छाइयां हैं। अच्छाइयों का बात अगर मैं एक बार फिर से रिपीट करूं तो इसमें ऑब्जेक्ट को सामने रख करके टीचर पढ़ाते हैं और क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछते हैं, बच्चों से एक्टिविटी कराते हैं, बच्चों से पढ़ने के लिए बोलते हैं यानी कि स्पीक करने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों को ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता है, डायरेक्ट उनको इंग्लिश केवल बोलना होता है। और डीमेरिट्स जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी आपको, बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, बच्चों को डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने में। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव होता है और इसमें टाइम टेकिंग भी होता है। ये यहाँ पर आप देखिए टाइम टेकिंग भी होता है और रीडिंग एंड राइटिंग को निगलेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि इन पर फोकस नहीं किया जाता है। तो बच्चे बोले सुने लेकिन उस भाषा को लिखना और पढ़ना भी तो सही से आना चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पर आपने देखी, ये इसकी मेरिट और डिमेरिट, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद अब हम देखेंगे बाइलिंगुअल मेथड। आपकी अगली क्लास में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास इंग्लिश की बहुत अच्छी लगी होगी। आगे बाइलिंगुअल मेथड भी बहुत ही इजी वे में मैं बताऊंगी आपको। ऐसे ही चैनल से बने रहिए और जहाँ कहीं भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है हमें बताइए, हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे। लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। और दोस्तों, हम लोग हर एक सब्जेक्ट को आपके पढ़ा रहे हैं, आप लोग सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सेमेस्टर का आपने सिलेबस नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस देख सकते हैं। इंग्लिश का भी सिलेबस आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं हम, वहां पर जा करके आप देख सकते हैं। साइड में आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहें और लगातार जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।